जय हिंद बच्चों। भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अध्ययन के क्रम में हमने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कुछ और स्पष्टीकरण की मांग करते हैं, जिनकी विवेचना की जानी चाहिए, तो तभी वो ज़्यादा ठीक से समझ में आ सकते हैं। तो हम आज ऐसे शब्दों की विवेचना करते हैं। हम देखते हैं कि भाषा के वर्गीकरण को हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला है आकृति मूलक, और आकृति मूलक वर्गीकरण में भाषाएं दो भागों में बांटी जाती हैं। वो है अयोगात्मक और योगात्मक। प्रश्न उठता है, क्या है योगात्मक और अयोगात्मक? तो हम पहले से स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। योगात्मक भाषा उसे कहते हैं जिसमें हर शब्द अलग अलग अपनी सत्ता रखता है। उसमें दूसरे शब्दों के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। प्रत्येक शब्द के अलग अलग संबंध तत्व और अर्थ तत्व को व्यक्त करने की शक्ति होती है, और उन शब्दों का परस्पर संबंध केवल वाक्य में उनके स्थान से पता चलता है। हिंदी में ऐसे वाक्य का उदाहरण दें तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, जैसे गोविंद राम को खिलाता है। गोविंद राम को खिलाता है और राम गोविंद को खिलाता है। दोनों वाक्यों में प्रत्येक शब्द की अलग अलग स्वतंत्र सत्ता है और परस्पर संबंध वाक्य में पदक्रम से प्राप्त होता है, पता चलता है। पहले वाक्य में गोविंद और राम का स्थान उलट देने से परस्पर संबंध भी उलट गया, परंतु पदों में कोई विकार नहीं हुआ। यह है योगात्मक भाषा। अब आते हैं अयोगात्मक भाषा पर। इसका सर्वोत्तम उदाहरण चीनी भाषा है, और इसमें हर शब्द की स्थिति अलग अलग रहती है। किसी के प्रभाव से दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं होता। शब्दों का परस्पर संबंध पद क्रम में जान पड़ता है। कोई शब्द संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है, ये सब वाक्य में प्रयोग में आने के बाद ही पता चलता है, अन्यथा हम नहीं जान पाते हैं कि ये इसका उपयोग क्या है। कोई ऐसा शब्द जिसका अर्थ तत्व और संबंध तत्व दोनों बताने की शक्ति है, तो किस अर्थ तत्व को सिद्ध करता है, यह पदक्रम से जाना जाएगा। जैसे न गोतनी, न गोतनी, मैं तुझे मारता हूँ, पर नितंगो, तू मुझे मारता है। तो ये हुआ अयोगात्मक, जिसमें भाषा के पदों का उपयोग वो यह प्रदर्शित करता है कि वो भाषा का क्या अर्थ लिया जाएगा और उसे किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है आदि। तो ये हुआ योगात्मक और अयोगात्मक भाषाओं का स्पष्टीकरण। अब हम देखते हैं कि श्लिष्ट, बार बार आया है शब्द श्लिष्ट। क्या है श्लिष्ट? उन योगात्मक भाषाओं को कहते हैं जिनमें संबंध तत्वों को जोड़ने के कारण अर्थ तत्वों वाले भाग में भी कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है, तथापि संबंध तत्व की झलक अलग मालूम होती है। जैसे
संस्कृत, वेद, नीति, इतिहास, वैदिक, नैतिक, ऐतिहासिक, स्पष्ट ही यहाँ एक शब्द इक जोड़ा गया है, पर परिणामस्वरूप वेद आदि शब्दों में भी विकार आ गया है। श्रेष्ठ भाषाओं के भी दो विभाग किए जाते हैं। एक ऐसे जिसमें जोड़े हुए भाग यानी ध्वनियाँ मूल तत्व के बीच में घुलकर स्पष्ट होती हैं, और दूसरा ऐसे जिनमें जोड़े हुए भाग प्रधानतः मूल भाग के बाद आते हैं। जैसे अरबी आदि सामी परिवार की भाषाएं प्रथम विभाग का उदाहरण है, और संस्कृत आदि प्राचीन आर्य भाषाएं दूसरी का। यहाँ अब आप जानते हैं कि संस्कृत में रूप हैं, रूप में कुछ परिवर्तन होते हैं मूल शब्द में, और वो मूल परिवर्तन प्रायः अंतिम हिस्से में होते हैं, और उस परिवर्तन से आप उस शब्द का अर्थ, उसका स्थान सब जान लेते हैं। तो अब श्रेष्ठ भाषा के बाद अगला शब्द है प्रश्लिष्ट। क्या कहता है प्रश्लिष्ट? तो प्रश्लिष्ट भाषाओं में न केवल एक अर्थ या अनेक संबंध तत्वों का योग होता है, बल्कि एक से अधिक अर्थ तत्वों की समास प्रक्रिया से स्थिति योगात्मक हो जाती है। जैसे राजपुत्रः राजपुत्रगणः राजपुत्रगण विजयः। तो प्रश्लिष्ट भाषाओं में कभी कभी पूरा वाक्य ही जुड़ जुड़ कर एक शब्द बन जाता है। जैसे ग्रीनलैंड की भाषा में है आउली सरी अतोर, आउली सरी अतोर, वो मछली मारने के लिए जाने की जल्दी करता है। इसमें आउली सरी मछली मारना, पे अंतोर किसी और काम में लगना, और पेन्नो सु अपो वह जल्दी करता है, इन तीन का मिश्रण है, और ये तीनों ही शब्द एक साथ मिश्रित करके बोल दिए जाते हैं तो एक शब्द बन जाते हैं। अब आप जान लें कि अंग्रेजी और ये जो भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण वो भाषा के किसी एक लक्षण की प्रधानता पर नहीं बल्कि उसकी संपूर्णता पर निर्भर करता है। हिंदी, अंग्रेजी मुख्य रूप से अयोगात्मक भाषाएं हैं, और तुर्की, कन्नड़ आदि अश्लिष्ट योगात्मक। संस्कृत श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट दोनों अंश मिलते हैं। एक बात और है कि जो भाषाएं कल तक श्लिष्ट थीं वो ही आज कालांतर में अयोगात्मक हो चली हैं। संस्कृत से विकसित हिंदी और आधुनिक भाषाएं इसका उदाहरण हैं। थोड़ा ध्यान देंगे इस बात पर कि स्वतंत्र शब्द कालांतर में प्रत्यय का रूप धारण कर लेते हैं, और इस बात के प्रचुर उदाहरण अनेक भाषाओं में मिलते हैं। प्रश्लिष्ट से श्लिष्ट, अश्लिष्ट योगात्मक,
और अंत में अयोगात्मक अवस्था आ जाती है। फिर अयोगात्मक से अश्लिष्ट योगात्मक, उससे श्लिष्ट और फिर प्रश्लिष्ट अवस्था आती है। ये कालचक्र में भाषा का विकास इसी क्रम से होता है। और वर्तमान सृष्टि की प्रारंभिक भाषा प्रश्लिष्ट थी या अयोगात्मक, इसका निर्णय करना साक्षी प्रमाणों के आधार पर असंभव है।